सारे टर्मिनोलॉजीज को आराम से पकड़ सकते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब आते हैं मूल पॉइंट जिस पे हम बात कर रहे थे। हमारा मूल पॉइंट ये था कि ये वेद जो है ये है क्या, और जो पुराण जो है वो क्या है, और जो तंत्र है वो क्या है। तो तंत्र जो है उसके दो वेरिएंट और है, मंत्र और यंत्र। वेद के वेरिएंट देखेंगे तो वेद, उपवेद, उपनिषद, ये वेद के वेरिएंट हो गए। पुराण और उपपुराण, ये पुराण के वेरिएंट हो गए। जो कॉमन थ्रेड है वेद, पुराण और तंत्र के अंदर वो है मंत्र। तो मैं अगर इसी चीज को कहूंगा कि मैंने मंत्र को कोर सेंटर बनाया, जी। उसका एक भाग जो है वो वेद है, एक भाग जो है वो पुराण है, हम्म, और एक भाग जो है वो तंत्र है। हम्म, सो डायरेक्टिव, एक्सप्लेनेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों का समन्वय किस पॉइंट पर होता है? वेद मंत्र, पुराण मंत्र एंड तंत्र मंत्र। जी। अब किसी ने क्या करा क्योंकि हम एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, उसने कहा भाई तंत्र बड़ा खराब होता है। फिर आए आर्य समाजी, उन्होंने कहा भाई पुराण में सब बकवास लिखी हुई है। अब आपने क्या करा, जब किसी ने बोला तंत्र बड़े खराब होते हैं, बच्चों को तंत्र मंत्र में नहीं डालना चाहिए, तो आपने एक हाथ काट दिया। एक सेकंड। अब मैंने क्या करा, मैं एक हिस्टोरियन हूं, तो एज ए हिस्टोरियन मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा टाइम क्लॉक, टाइम चार्ट। इस टाइम चार्ट में मैंने बोला एक टर्म होती है संवत, विच इज इक्वलेंट टू 1 ईयर। एक चीज होती है युग, एक चीज होती है मनवंतर। अब युग कितने का होता है? युग होता है 43,50,000 वर्षों का। ठीक है। मनवंतर होता है 43,50,000 वर्ष डिवाइडेड बाई 14। एक मनवंतर इस नंबर का होता है, डिवाइडेड बाय 14। तो अगर आप 43,50,000 को एक मनवंतर की रिपीटेड साइकिल मानते हैं, मनवंतर मतलब एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति, इसको मैं कह देता हूं सूर्यपुत्र। एक सूर्य से, एक सूर्यपुत्र की मतलब सूर्य के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति, जी। उस सूर्यपुत्र को अधिष्ठाता माना जाता है, किसका? मनवंतर का। और ये टाइम ड्यूरेशन कहलाती है मनवंतर, और उसका जो डाइटी होता है उसको कहते हैं मनु। जी। ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरी टर्म है जिसको कहा जाता है प्रज्ञापति या प्रजापति। मेरी तरफ से प्रज्ञापति है और दूसरी तरफ से प्रजापति है। प्रजापति कहा गया एक प्रकार के ब्रह्मा को, मतलब ब्रह्मा जो है वो प्रथम प्रजापति थे, ऐसे मान लीजिए। जी।
तो अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है 43,50,000, हम्म, इसके अंदर कितने मनवंतर हुए, हम्म, उन मनवंतरों में कितने संवत हुए, जी, प्रत्येक संवत में कोई ना कोई यूनिक एक्शन हुआ होगा। जी, तो अगर मैं यूनिक एक्शन डिफाइन करूंगा तो मुझे प्रत्येक यूनिक एक्शन को एक टाइम चार्ट पे डालना होगा। हम्म, जब मैं उसको उस टाइम चार्ट पे डालूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा? हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास मतलब इस प्रकार से समय का ह्रास हुआ। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, अब मैं अगर एक पैराग्राफ लिखूंगा, एक पैराग्राफ, जी, एक पैराग्राफ होता है नॉर्मली, एक पेज पे 3 से 4 पैराग्राफ आते हैं हम्म, नॉर्मली। जी, तो मेरे पास 43,50,000 पैराग्राफ हो गए। एक पैराग्राफ में, मतलब अगर मैं बोलूंगा 60,000 पेज की, नॉर्मली हम एक किताब पढ़ते हैं 60,000 वर्ड्स की, तो उससे ऑन एन अप्रोक्सीमेट 200 पेजेस बनते हैं, यानी 300 वर्ड्स। 2 3 6, हम्म, 20, 300 वर्ड्स। हम्म, तो अगर मैं 43,50,000 को 300 वर्ड से वो करता हूं, जी, 43,50,000 और डिवाइडेड बाय 60,000, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 435/6, 7 6 जा 42। हम्म, तो अप्रोक्सीमेटली 70 इंटू, मेरे पास 70 बुक्स बनी। हम्म, हर बुक के अंदर 60,000 इंटू 200 वर्ड। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितनी बुक हो गई? 7 इंटू, मतलब 70 इंटू 200, 7 दूनी 14, 14,000 बुक्स हो गई बाय दैट स्ट्रक्चर। अगर मैं एक पैराग्राफ भी लिखता हूं 1 साल के लिए, जी, तो 43,50,000 साल की जो हिस्ट्री जो थी, हम्म, उसके लिए मुझे 14,000 बुक्स पढ़नी होंगी। आप हम्म, 14,000 बुक्स पढ़ लेंगी? हम्म, ठीक है। जी, तो वेद व्यास की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसने टोटल डेटा में से पैटर्न को स्टडी करा। द यूनिवर्स क्रिएशन वाज अ साइक्लिकल प्रोसेस। तो जो चीज साइक्लिकल है उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न होगा। हम्म, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न दे क्रिएटेड 36 पुराण, 18 पुराण और 18 उप पुराण। जी, मैं मेरी बात समझा पाया? जी, तो आउट ऑफ 14,000 बुक्स somebody created 36 बुक्स। हम्म, ये जो 14,000 किताबें थी, जी, इसमें जो हमारी टर्म आती है, हम्म,
वेद जो है वो बेसिकली सूत्र पे आधारित था। मतलब उसमें संस्कृत के सूत्र थे। सूत्र कहते थे एक प्रकार के डायरेक्टिव को। हम्म, मतलब संस्कृत में सूत्र की बड़ी सारी डेफिनेशन है, चार पांच चीजों को कहते हैं। बट एक प्रकार के लॉ को, डायरेक्टिव को, आदेश को हम्म, हम्म, हम सूत्र कहते थे। दूसरा डेफिनेशन है वन विच बाइंड्स जी। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स एज अ थ्रेड। अब आजकल आप अगर ध्यान से देखें तो फेसबुक में रील्स के साथ साथ एक टर्म शुरू हुआ है, थ्रेड्स। जी। थ्रेड्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक या सीक्वेंस से कनेक्टेड लिस्ट ऑफ वीडियोस। जी। ठीक है। तो जब इस प्रकार से हुआ तो हमें ये पता चला कि वेद जो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेलिंग है, उसको कहा गया पुराण। तो वेद और पुराण में कोई फर्क है? अगर ये लॉ है जी। जो डायरेक्टिव है, तो हम्म, डायरेक्टिव जो है वो बेसिकली किसके लिए है? वकील के लिए। हम्म, आम जनता के लिए क्या है? पुराण है। जी। भाई डायरेक्टिव को समझने के लिए भी तो आपको लॉ पता होना चाहिए ना, लॉ होता हम्म, क्या है, किस तरह से उसकी जी। डेफिनेशन होती है। और ये हम्म, सारी की सारी चीजें थी संस्कृत में। लेकिन ये संस्कृत वो संस्कृत नहीं है जो आज हम पढ़ते हैं। आज जो हमारी संस्कृत है उसको जो हम पढ़ते हैं वो पाणिनि संस्कृत है। पाणिनि कौन थे? एक ग्रामेरियन थे। जी। पाणिनि से पहले वो हुए, क्या कहते हैं, यास्क। यास से पहले ऐंद्र। ऐसे करके हजारों ग्रामेरियंस हुए हैं। ग्रामेरियन ने ग्रामर बनाई। हम्म, ग्रामर से रूल्स डिफाइन हुए। रूल से वेद में ट्रांसफॉर्मेशन आए। जो वेद के ट्रांसफॉर्मेशन थे उसके डिस्क्रिप्शन को हम पुराण कहते हैं। हम्म, पुराण जो है किस में लिखे गए? वो भी संस्कृत में ही लिखे गए। तो एक, जब आप चाइनीज को देखते हैं ना तो देर इज ए ट्रेडिशनल चाइनीज लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज है मैंडरिन। मैंडरिन इज ऑल्सो चाइनीज। दोनों में फर्क क्या है? एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है। जी। भाषा में हर एक जगह नए टर्म्स और पुराने टर्म्स को इम्बाइब किया जाता है। जी। जैसे आज मैं और आप अगर जो भी भाषा प्रयोग करेंगे, जी। आप ना तो प्योर उड़िया बोल सकती, ना हम्म, प्योर हिंदी बोल सकती, जी। ना प्योर इंग्लिश बोल सकते। जी। यू हैव क्रिएटेड योर लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स ऑफ वर्ड्स। जी। तो जो मॉडर्न चीजें हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप इंग्लिश वर्ड से देंगे। हम्म, ट्रेडिशनल चीजें जितनी भी हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप उड़िया से देंगे। हम्म, हम्म, भाषा ऐसी बनेगी, हम्म, यूसेज ऑफ वर्ड्स के तौर पे। तो जब हम इस पूरे प्रोसेस को एड्रेस करते हैं तब हमें पता चलता है ओके हमारे साथ में इतनी सारी चीजें और जुड़ रही हैं। हम्म, तो एक्चुअली स्पीकिंग, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज। हम्म, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश जहां जहां भी गए, जी। अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप गए, ऐसे करके जहां जहां भी वो गए,
प्रत्येक जगह के वर्ड्स को उन्होंने अपने सिस्टम में इम्बाइब कर दिया। तो हम्म, जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, उसका लैटिन ओरिजिन होता है या ग्रीक ओरिजिन होता है? हम्म, हम्म, तो ग्रीक और लैटिन ओरिजिन कहाँ से आए? यूरोप से। हम्म, और क्योंकि ब्रिटिश राजा थे लास्ट पूरे हम्म, यूरोप और उस सिस्टम के, राजा तो हम्म, बहुत सारे थे, हम्म, बट यूनाइटेड किंगडम जो था, उसने उन सबको एक साथ एकजुट कर दिया। तो हिस्टोरिकली आपको सबका बैकग्राउंड पता चलता है। जी। ग्रीक जो थे वो दुबई तक आए, और उन्होंने पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मिड ईस्ट वगैरह इसको कैप्चर करा। हम्म, तो उनकी भाषा में पूरा सिस्टम जो है वो अफ्रीकन टर्म्स और मुस्लिम टर्म्स वो ग्रीक में चला गया। तो जब आप अंग्रेजी भाषा को उठाते हैं, तो जब आप ग्रीक और लैटिन टर्म्स को देखते हैं, तब आपको पता चलता है उसमें कितने वर्ड जो हैं वो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से आए, कितने वर्ड्स मिड ईस्ट से आए। जी। तो ये भाषाओं के परिवार हो गए। हम्म, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जब आप किसी भी भाषा को देखेंगे, बाय डिफॉल्ट एनी लैंग्वेज, उसका रूट वर्ड जो है वो संस्कृत से निकला हुआ है। तो संस्कृत में एक टर्म औरबिंदो ने दी थी, पितृ, पैटर, पॉटर, फादर। तो ये जो फादर टर्म बनी, ये एक्चुअली पितृ टर्म ही थी। और हम्म, औरबिंदो एक, मतलब इसलिए उनकी बात को आप मान सकते हो क्योंकि वो 22 भाषाओं के जानकार थे। 22 ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस को वो जानते थे। तो मतलब अगर आप 22 भाषाओं के ऊपर पकड़ बना लें, तो हम्म, आप पूरी दुनिया के सारे टर्मिनोलॉजीज को आराम से पकड़ सकते हैं। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब आते हैं मूल पॉइंट जिस पे हम बात कर रहे थे। हमारा मूल पॉइंट